मॉर्निंग क्लास। आगे फॉरवर्ड करते हैं। कल मैंने आपको कुछ टॉपिक्स लिखवा दिए थे पीडीएफ में, ठीक है। कुछ टॉपिक्स मैंने आपको ऑलरेडी नोट्स में दे चुकी हूँ कल के क्लास में, बट नाउ टू एक्सप्लेन दोज टॉपिक्स, ठीक है। अब उन टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए ऑल भी है। सो सबसे पहले तो ये कि कुछ रिएक्शंस हैं, ठीक है। कुछ रिएक्शंस जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि मैग्नीज और मैग्नीशियम आपके नाइट्रिक एसिड से अगर रिएक्ट करते हैं तो व्हाट इट शुड बी इवॉल्व, क्या चीज़ इवॉल्व होती है। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कि एक प्रैक्टिकल बेसिस पे पूछे जा सकते हैं, मल्टीपल चॉइस में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर कभी भी आपके पास आता है एक सिस्टम, राइट, कि व्हाट हैपेंस व्हेन, एक क्वेश्चन लिखकर आता है, आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि क्वेश्चन आता है व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है तब, कब, जब टू सब्सटेंसेस गेट रिएक्ट, ठीक है। वो टू सब्सटेंसेस कौन से हैं। सपोज मान लेते हैं द रिएक्शन इज गिवन टू यू मैग्नीशियम, व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम इज रिएक्टेड विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। योर क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस व्हेन magnesium is treated with or it is reacted with dilute nitric acid. Now nitric acid formula is HNO3. Now what would happen? Magnesium will reacted with this dilute nitric acid and it will form magnesium nitrate. And what is evolved? Hydrogen gas is released or it is evolved. Is that clear? ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा magnesium nitrate। अब यहाँ पर Mg क्योंकि वैलेंसी 2 है इसलिए क्रिस क्रॉस करने पर फॉर्मूला बनेगा MgNO3 होल ट्वाइस प्लस व्हाट इज इवॉल्व, हाइड्रोजन इज इवॉल्व एंड हाइड्रोजन व्हेन इट इज रिवॉल्व इन द फॉर्म ऑफ अ गैस, हाइड्रोजन जब भी निकलेगी इट इज इन द फॉर्म ऑफ द गैस और तब भी हम एरो अप साइड से इसको प्रेजेंट करेंगे। इज दैट क्लियर? Any kind of reaction, if it is asked that what happens when manganese is reacted with dilute nitric acid, तो what you will make manganese nitrate, ठीक है, MnNO3 whole twice plus it will give you hydrogen gas. Again the hydrogen gas will released. Is that clear everyone? Okay. Now we will move to the next topic class, aqua regia. Now what is aqua regia? ठीक है, अभी aqua regia क्या है? अभी आपको लग रहा होगा that it is related with the term aqua and aqua means water. नहीं, aqua regia basically बनता है concentrated nitric acid और concentrated hydrochloric acid से। कैसे बनता है you just see, ठीक है। बना के नहीं दिखा रही हूँ बट हाँ लिख के दिखा रही हूँ so that it would be clear कि कितना पार्ट रेशियो जरूरत होता है, कितने पार्ट्स जरूरत होते हैं टू फॉर्म aqua regia, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मल्टीपल में आ जाता है, इट विल गॉट कंफ्यूज्ड और आप कंफ्यूज भी हो सकते हो क्योंकि इनका रेशियो जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है। कैसे कंफ्यूजिंग है? नाउ सी, आई टोल्ड यू अबाउट एक्वा रीजिया। एक्वा डजंट मीन्स हेयर, यहाँ पर एक्वा का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हम वाटर से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर एक्वा रीजिया जो होता है क्लास, दैट इज, स्पेलिंग देख लेना भाई, रीजिया को रेगिया मत लिख देना, अलग मतलब हो जाएगा, ठीक है। तो एक्वा रीजिया क्या हुआ? बेसिकली दो एसिड से बना है। पहला एसिड हो गया कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ठीक है, नोट कर लेना, दिमाग में बिल्कुल फिट कर लेना। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से बना है और किससे बना है? कंसंट्रेटेड HCl से बना है एक्वा रीजिया। लेकिन कितने रेशियो में, कितने पार्ट्स में? अभी कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का जो पार्ट है वो 1 पार्ट होता है, ठीक है। लेकिन कंसंट्रेटेड HCl कितने पार्ट्स रिक्वायरमेंट है? 3 पार्ट्स रिक्वायरमेंट और रेशियो कितना हो गया? 1:3। इट वुड बी रिटन एज 1:3 और यही आपका क्या फॉर्म करेगा? ये आपका फॉर्म करेगा क्लास एक्वा रीजिया। अब एक्वा रीजिया को यूज कौन लोग करते हैं? आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है क्लास कि कुछ मेटल्स होते हैं। कौन से ऐसे मेटल्स होते हैं जिसमें हम ये सब यूज कर सकते हैं? एक्वा रीजिया बेसिकली गोल्ड, प्लैटिनम, ठीक है, गोल्ड सिंबल AU और इसका जो नेम है बेसिकली वो ऑरम होता है, ठीक है। ऑरम सिंबल है AU, प्लैटिनम सिंबल इज PT, सिल्वर AG, कॉपर CU। तो ये जितने भी मेटल्स हैं आपका गोल्ड, गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर,
इन सबको कौन डिसॉल्व कर सकता है? एक्वा रीजिया डिसॉल्व कर सकता है। अभी एक चीज को बहुत अच्छे से नोटिस करना क्लास, कि कभी भी केवल ओनली कंसंट्रेटेड HNO3, अगर मैं बात करूं ओनली कंसंट्रेटेड HNO3 कैन डिसॉल्व metals, no, it will not dissolve. If I am talk about only concentrated HCl dissolve platinum, gold, silver, no, they also can't dissolve. Only what will dissolve? The combination of concentrated HNO3 and concentrated HCl in the ratio 1:3, or you can say in the parts 1:3 will only dissolve the metals like gold, platinum, silver and etc and so on respectively. Is that clear everyone? एक्वा रीजिया बेसिकली क्लास थोड़ा सा कोरोसिव नेचर के होते हैं। कोरोसिव नेचर का मतलब क्या है? दैट अकर्स कोरोजन, जिनकी वजह से कोरोजन होता है, सब्सटेंस का नेचर चेंज हो जाता है एक्वा रीजिया से। क्योंकि कौन से दो एसिड हैं इसमें? एक कंसंट्रेटेड HNO3 है, एक कंसंट्रेटेड HCl है, जिसकी वजह से ये कोरोसिव बन जाते हैं। और अधिकतर जो भी गोल्ड या प्लैटिनम सिल्वर को डिसॉल्व करते हैं, तो आपने देखना ज्वेलरी शॉप जितनी भी होती है ना, उनके पास ये एक्वा रीजिया प्रेजेंट होता है इन द अमाउंट 1:3। सो दैट इज ऑल बिहाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्वा रीजिया। अगर आपसे क्वेश्चन आता है, इज ओनली कंसंट्रेटेड HNO3 विल dissolve metals like gold and silver? No, the combination of concentrated HNO3 and concentrated HCl कितने parts में? 1:3 parts में, that will form aqua regia, and that aqua regia will dissolve the gold, will dissolve gold, platinum, silver and etc. क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, अब बढ़ते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको नोट कर लो या आप नोट्स में लिख चुके हो, नोट्स के पास में ही नोट कर लो। अदरवाइज मैंने नोट्स भी आपको ऐसे ही दिया था कि कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड HCl इज इन द फॉर्म ऑफ 1:3। बहुत अच्छे से माइंड में बैठा लेना इस चीज को, ये क्वेश्चन आता ही आता है। इधर इट इज इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस, और ये मल्टीपल चॉइस में जब आएगा ना, तो यू विल गेट कंफ्यूज। क्यों कंफ्यूज हो जाओगे? क्योंकि जो इसके टर्म्स है ना, इनको एक्सचेंज कर दिया जाता है। तो एक बार के लिए इंसान भूल भी जाता है कि कंसंट्रेटेड HCl पहले था कि HNO3 पहले था, कि 1 पहले था कि 3 पहले था। ठीक है, तो इस चीज को बहुत अच्छे से आप चेक कर लो और इसको नोट कर लो। ठीक है, ठीक है क्लास, इसको आप नोट कर लो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ठीक है, आई गेस नोट कर लिया होगा, क्योंकि नोट्स मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। ठीक है, अब आपका आएगा नेक्स्ट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज reactivity series of metals, or it can be also said as activity series of metal. अब reactivity series का क्या मतलब है? reactivity series का मतलब यही है, the things which are highly reactive वो ऊपर जाएंगे, ठीक है, lower reactive वो नीचे आएंगे। ठीक है, just give me 1 minute. हाँ, तो क्लास मैंने क्या बताया आपको कि लाइक जो भी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, वो ऊपर प्लेस किए जाते हैं, और जो सबसे ज्यादा कम रिएक्टिव होते हैं वो नीचे होते हैं। ठीक है, अब एक बेस ले लिया जाता है, और वो बेस आपका क्या होता है? वो बेस है आपका हाइड्रोजन। वो बेस है आपका क्लास क्या? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट्स प्लेस किए जाएंगे, उन सब की रिएक्टिविटी कैसी होगी? मोस्ट रिएक्टिव होंगे। जितने भी हाइड्रोजन से ऊपर होंगे और जितने भी हाइड्रोजन से एलिमेंट नीचे होंगे, उन सब की रिएक्टिविटी कैसी होगी? कम होगी, लेस रिएक्टिव होंगे। हाइड्रोजन को हमने एक बेस ले लिया, ठीक है। अब हाइड्रोजन से ऊपर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं?
तो वो हम बात कर लेते हैं, ठीक है। सोडियम आएगा, पोटेशियम आएगा। सोडियम पोटेशियम आप सबको पता है, these are very highly reactive metal and they are the exception. Why they are exception? Because metals का जो नेचर होता है, जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, वो सॉलिड होती है, लेकिन ये भी सॉलिड ही है, ठीक है, लेकिन हार्ड होते हैं मेटल्स। लेकिन आपके सोडियम और पोटेशियम आर द एक्सेप्शन, दे आर सॉफ्ट इन नेचर। जैसे हम उसको लेंगे इट विल ब्रेक डाउन। तो आप ये नहीं कह सकते these are non metals, these are metals, but this point is exception. तो सोडियम पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव, इसलिए आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा भी होगा कि दे आर स्टोर्ड इन केरोसिन बॉटल्स, दे डजंट कम इन कॉन्टैक्ट विद कोल्ड वाटर। अगर ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इट विल एक्सप्लोड, ठीक है, तुरंत रिएक्टिव हो जाएंगे, बिकॉज दीज आर हाईएस्ट रिएक्टिव, दीज आर मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। सोडियम पोटेशियम के बाद आपका आता है कैल्शियम सीरीज में, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद है क्लास एल्युमिनियम जिंक, एल्युमिनियम जिंक, जिंक के बाद आपका आता है आयरन टिन और उसके बाद लेड। आई मेंशन हियर, ठीक है, आयरन टिन और उसके बाद लेड। This Sn is tin, Pb is lead, Fe is iron, Zn is zinc, Al is aluminium, Mg is magnesium, Ca is calcium, sodium is Na and K is potassium। तो ये सब हैं जिनकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, दीज आर द हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। और यहाँ पर जो एक बेस है, दैट बेस इज हाइड्रोजन एलिमेंट, और इसके बाद जितने होते हैं नीचे वो सारे आपके क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, और वो आपके कौन से होते हैं, कॉपर, मर्करी, मर्करी इज Hg, सिल्वर एंड आफ्टर दैट गोल्ड। सिल्वर के बाद गोल्ड है विच इज Au, विच इज द लीस्ट रिएक्टिव, जो सबसे ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव मेटल है वो है आपका Au। अब ये जो सीरीज अरेंज की गई है फ्रॉम इंक्रीजिंग ऑर्डर टू डिक्रीजिंग ऑर्डर, और यू कैन से फ्रॉम मोस्ट रिएक्टिव मेटल टू द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, इन्हीं सीरीज को बोला जाता है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स और एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। अब इनके बारे में एक छोटी सी बात समझ लीजिए, वो बात ये है कि अगर जिंक और एल्युमिनियम के साथ मतलब कुछ टर्म्स आते हैं रिएक्शन के लिए, ठीक है, और Al अगर अपना डिस्प्लेस होना चाहे तो Al जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि Al ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए। लेकिन अगर कहीं पर आयरन और कॉपर है तो आयरन और कॉपर में क्या हो जाएगा, हाँ, कॉपर क्योंकि लेस रिएक्टिव है इसलिए कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो आपको इस इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग काम करना है, जो पहले आएगा इट विल बी कीप्ड इन द फर्स्ट मोस्ट रिएक्टिव में, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं FeZn, जैसे एक सीरीज आती है, ठीक है, एक सपोज एलिमेंट्स दे दिया आपको, Fe दे दिया और मैग्नीशियम दे दिया, सोडियम दे दिया और कॉपर दे दिया। अब आपको लगाना है इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लगाएंगे आप, सबसे पहले कौन आएगा, Na के बाद कौन आएगा, Na के बाद आएगा सीरीज में कौन है, Mg है, तो इट विल वर्क अकॉर्डिंग टू दिस। Mg के बाद कौन है, Fe है, और Fe के बाद मोस्ट रिएक्टिव कौन है, लीस्ट रिएक्टिव कौन है, कॉपर है। तो ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। यही अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लगाना है तो आप इसको रिवर्स कर दोगे, पहले कौन आ जाएगा, पहले कॉपर आ जाएगा, कॉपर के बाद कौन आएगा, आयरन आएगा, आयरन के बाद कौन आएगा, मैग्नीशियम आएगा, मैग्नीशियम के बाद कौन आएगा, Na आएगा, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, सीरीज दे दी जाएगी और आपको अरेंज करना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसा होगा और डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लगना चाहिए। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो जब भी इंक्रीजिंग ऑर्डर से डिक्रीजिंग ऑर्डर या मोस्ट रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव में हम सीरीज को अरेंज करते हैं मेटल्स की नॉर्मली, देन दे आर कॉल्ड एज reactivity series of metals or they are called as activity series of metals. Is that clear everyone? ठीक है, तो आपका यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है। अब
अब जो है क्लास वो नेक्स्ट है आपका रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सोल्यूशन। इसका भी पीडीएफ आपको दिया गया था, ठीक है। तो सॉल्ट सोल्यूशन इज वेरी इजी, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ रिएक्शन को समझने की बात है। क्या है समझना, क्या है देख लीजिए कैसे समझना है। ये चलिए इसको लिखे रहने दीजिए, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए इसे, CuSO4 प्लस Fe। अब ध्यान दीजिएगा कैसे इसको करते हैं, ठीक है। तो इफ इट इज रिटन CuSO4 प्लस Fe, तो अभी आपको रिएक्टिविटी सीरीज अभी आपने पढ़ी है, ठीक है। तो आपको क्या पता है क्लास कि कॉपर लीस्ट रिएक्टिव है। जब कॉपर लीस्ट रिएक्टिव है तो क्या होगा, कॉपर अपनी जगह को छोड़ेगा, ठीक है, और Fe उसकी जगह को ले लेगा, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट प्लस Fe है तो इट विल टेक Fe उसकी जगह ले लेगा, तो बन क्या जाएगा FeSO4, क्योंकि Fe कॉपर के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव है। मैं फिर बोल रही हूँ, Fe कॉपर के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए Fe अपनी जगह ले लेगा और कॉपर को अपनी जगह छोड़नी पड़ जाएगी। यानी Fe अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, डिस्प्लेस होगी पोजीशन, इट विल फॉर्म FeSO4 और क्या बनेगा Cu, और कॉपर अपनी जगह पर अकेला रहेगा। इज दैट क्लियर? तो ऐसे आती है रिएक्टिविटी सीरीज की इक्वेशंस, और ऐसे ही आपको सॉल्व करना है ड्यू टू द अकॉर्डिंग टू दी सीरीज। तो कहीं ना कहीं ये सीरीज याद रखना है सो दैट यू कैन डू द इक्वेशंस वेरी वेल एंड इन अ लेस टाइम। इज दैट क्लियर? और भी बहुत इक्वेशंस हैं, ठीक है, जैसे कि एक इक्वेशन और है AgNO3 वाली है, ठीक है। तो AgNO3 होल ट्वाइस सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट Ag, ठीक है, AgNO3 इट इज सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। AgNO3 की रिएक्शन मान लीजिए हो रही है कॉपर से, तो व्हाट यू विल सी दैट कि कॉपर और Ag में ये दोनों ही लीस्ट रिएक्टिव में आते हैं, लेकिन कॉपर और Ag में जो कंपैरिजन है वो क्या है कि कॉपर Ag के कंपैरिजन में रिएक्टिव है, Ag नीचे आ रहा है। इसका मतलब ये अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, और पोजीशन चेंज करने के बाद क्या बनेगा CuNO3 होल ट्वाइस प्लस Ag जो हो जाएगा वो अलोन हो जाएगा। तो ऐसे सीरीज आपको इसको याद कर लेनी है, ठीक है, और सीरीज को याद करने के बाद इक्वेशंस को आप बैलेंस करके आपको करना। अच्छा एक और चीज, एग्जाम्स में जो भी इक्वेशंस आप लिखो वो बैलेंस्ड फॉर्म में होनी चाहिए। दैट इक्वेशंस विल नॉट बी इन अनबैलेंस्ड फॉर्म, ऑल द इक्वेशंस विल हैव टू बी राइट इन द बैलेंस्ड फॉर्म। इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप सबसे। थैंक यू वेरी मच क्लास।